बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद और दुआ के साथ के बहुत खूबसूरत सी सुबह शुरू हो चुकी है। एक्सप्रेसो ट्यून हो चुका है। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा हो और इस अच्छी उम्मीद के साथ हम बाकायदा तौर पे आपको बता देते हैं कि लाहौर वाले सर्दी एंजॉय करें। भाई हम आ गए तो दिन का आगाज अच्छा होगा ही। बहुत शुक्रिया आपके जबरदस्त फीडबैक के लिए जो हमारे शो के लिए आप देते हैं, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। जितने हमारे शो के सेगमेंट्स हैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच एंड वील कीप ऑन ट्राइंग। जो लोग हमें ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है। खुशी भी उसी तरह से होती है और हम नई नौजी के साथ इनफैक्ट टीम बहुत खुश होती है कि हमें फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। इनफैक्ट हम वीकेंड्स पे भी होते हैं, हमें घर पे रिपोर्ट मिल रही होती है कि फलाने सेगमेंट का फीडबैक बहुत अच्छा है, तो हम ये कोशिश करते रहेंगे कि आपको मुसलसल एंटरटेन करते रहें। लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी से हमें याद आया, इनको भी याद आ गया। कोविड के हवाले से हमने बात करनी है। वैसे तो हम करते चले आ रहे हैं। आपको पता है कि कोविड की एक नई टाइप आ गई है, सुपर कोविड। यूके के अंदर और पाकिस्तान में भी कोविड की जो दूसरी वेव है बहुत स्ट्रांग है। वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन इसके लिए हम आपको बताएं सेनेटर जो कुलसूम परवीन साहिबा है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। वी जस्ट केम टू नो कि उनका इंतकाल हो गया। असद उमर साहब को कोविड हो गया। कोविड हो गया और बहुत सारे लोगों को इस हवाले से भी हमने आज इस बात करनी है कि जो जिस तरह से इमरान अभी कोविड की नई टाइप का जिक्र कर रहे थे कि ये बेसिकली है क्या, इसमें किस तरह की एहतियात होनी चाहिए और ये इतना सिवियर क्यों है, इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ आपको पोल बताते चले। हमारा आज का पोल जो है, क्या पीडीएम जो है सियासी है। हाँ सियासी है। क्या पीडीएम जो है हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो पाएगी? इस हवाले से हमारा पोल है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आपने अपनी राय से आगाह करना है। हम सियासी ज्यादा पोल रखते हैं, क्या सियासी रखते हैं हम? यार शायद हेडलाइंस कहने वाली आप व्हाट्सएप के ऊपर राय दीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। और प्रोग्राम में सिर्फ सियासत नहीं है, बहुत कुछ है, डिफरेंट सेगमेंट्स इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपका मंडे हमारे साथ अच्छा गुजरे। सो स्टार्ट कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको आज की हेडलाइंस। भारत का मुमकिना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, वजीर आजम ने मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का दो टोक पैगाम दे दिया। यूएन गाड़ी पर भारत का हमला, पाकिस्तान ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया, तहकीकात का भी मुतालिबा। जिसका दिल चाहता है आ जाए जी, लॉन्ग मार्च करे। जिसका दिल चाहता है वो आए, हम इस्तकबाल के लिए तैयार है। और इस्तीफे इन्होंने फरवरी में देने हैं, कल दे लें। ऑपोजिशन की इस्तीफों की धमकी, शेख रशीद ने पीडीएम को अल्टीमेटम से पहले इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। दुनिया में कोरोना की बदलती सूरत हाल, कई ममालिक में कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने लगी। यंग लीडर अवार्ड अपने नाम करने वाले पाकिस्तानी खलाई साइंसदान डॉक्टर यारजान अब्दुस्समद होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। कोरोना वबा के शब रोज के पसे मंजर में मुस्तनसर हुसैन तारड़ के नए नॉवेल पर बात होगी। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। और कीवीज के देश में शाहीनों को फिर शिकस्त, T20 सीरीज मेजबान न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर ली। हम भूल गए हर बात, मगर ये कल वाली हार हम नहीं भूलेंगे। कल हम मैच हार गए और सीरीज भी आ गए। खैर, इससे पहले कि हम ज्यादा दुखी बातें करें, नहीं करेंगे। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं आज के मौसम की सूरत हाल की बात करेंगे तो लाहौर में अगर टेम्परेचर वाइज देखा जाए तो मैक्सिमम दर्जा हरारत जो रहने वाला है वो है 20, जबकि मिनिमम टेम्परेचर होगा 6। गिलगित में आज बहुत सर्दी होने वाली है एज यूजुअल और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो 7 होगा और कम से कम 2 रहने वाला है। बिल्कुल। और आगे हम बढ़े तो बात करें मरी की। मरी का टेम्परेचर वैसे बताने की क्या जरूरत है, हमें मालूम है बहुत ज्यादा ठंड है मरी के अंदर। और शदीद इस सर्दी के मौसम में इस वक्त जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 9 मिनिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि हम यहाँ से स्ट्रेट क्वेटा जाए तो यहाँ पे भी ज्यादा से ज्यादा 12, जबकि कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहने वाला है। इसके अलावा हम ये भी अगर बात करें इस वक्त ओवरऑल मुल्क के नॉर्दर्न एरियाज की, तो शदीद किस्म की सर्दी होने वाली है। और बहुत सारे लोग इस सर्दी को एंजॉय भी करें। कल हमें मालूम पड़ा था कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम भी था, क्योंकि मरी से जो सैयाह वापस आ रहे थे, होता ही है कि मरी में जब लोग जाते हैं वापस आते हैं तो बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो जाता है। सो अगर आप वीकेंड पे जाएं तो पहले देख लें कि हमने किस तरीके से जाना है और टाइम कैसे बचाना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की।
जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की आज की बड़ी खबर के अंदर। और भारत की जब हम बात करें तो मोदी हुकूमत जहां पे मुख्तलिफ मामलात को लेकर मुआशी बदहाली, किसानों के एहतजाज, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल समेत दीगर मामलात पे अपने मुल्क के लोगों को फंसा के रखती है। खासतौर पर मुसलमानों और दीगर कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है, माइनॉरिटीज़ बहुत तंग रहती है। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी सूरत हाल कतई तौर पर नॉर्मल नहीं होने देती। मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो इंटरनेशनल कवानीन है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के कवानीन है, LOC वर्किंग बाउंड्री है, यहाँ पर मुख्तलिफ औकात में कानून की खिलाफ वर्जी जारी रखती है। एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जिस वक्त यूनाइटेड नेशंस की गाड़ी के ऊपर, जो कि मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की गाड़ी थी, उसको सेक्टर चिरीकोट में निशाना बनाया गया और UN अमन मिशन की इस गाड़ी को फायरिंग का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने न सिर्फ इस फायरिंग की मजम्मत की बल्कि इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी उठा दिया। सेक्रेटरी जनरल और सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को खत लिखे गए। इसमें बताया गया कि किस तरह UN मिशन की गाड़ी को UN के झंडे के बावजूद निशाना बनाया गया। और अरमला, यहाँ पे ये बात बताना बहुत जरूरी है कि यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर जंग की हालत में भी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर काम करते हैं और उनको किसी भी जंगी जुर्म का या जंगी इस किस्म की गलती का निशाना नहीं बनाया जाता। वजीर आज़म इमरान खान ने इस पर ट्वीट भी की कल। बिल्कुल, और वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जो UN मुबस्सिर मिशन पर भारतीय जो हमला हुआ है, इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। और मोदी सरकार को उन्होंने 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया है और एक बार फिर दुनिया को खबरदार किया कि अगर भारत अपने अंदरूनी मसाइल की वजह से तवज्जो उठाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा तो भारत जो है इसके भारत की जो कह ले मकरू चेहरा है, इसको दुनिया के सामने लाया जाएगा और इस हवाले से संगीन रिएक्शन भी शो किया जाएगा। इस सूरत हाल पे बात करने के लिए साथ मौजूद है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो वही गुड मॉर्निंग। ये जो अभी वाकया पेश आया, UN मिशन की जो गाड़ी थी उस पर हमला किया गया, पाकिस्तान ने इस हवाले से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, शफाफ तहकीकात के हवाले से भी कहा गया। आप कितने पुरुमीद हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय फायरिंग की तहकीकात करेगा? असूलन उन्हें करनी चाहिए, ये उनकी तैनाती है और उसकी वजूहात है। उन्होंने जो उन लोगों को वहाँ तैनात किया है उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने अमन अम्मा की सूरत हाल को बरकरार रखना है। सीज फायर वायलेशंस होती हैं, उस पर निगाह रखती है और अपने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करना है। जो अमन अम्मा बरकरार रखने वाले हैं, अगर उन पर ही फायरिंग होती है तो ये बिल्कुल जो ज़वाबित हैं, जो आदाब तयशुदा है, उनकी खिलाफ वर्जी है और ये बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी तहकीक होनी चाहिए। और पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान बारहा ये उन्हें बावर कराता आया है खतूत के जरिए, मरासलों के जरिए, कि भारत कॉन्स्टेंट सीज फायर की वायलेशन कर रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे इस खित्ते का अमन और जो सुकून है वो बर्बाद हो सकता है और उन्हें इसका नोटिस लेना चाहिए। तो ये एक वाकया है जो उनके अपने जो ऑब्जर्वर्स हैं उन पर हमला हुआ है, तशवीशनाक बात है। शाह साहब, इससे पहले आप भी, हमारी अस्करी क़यादत भी इस बात का इजहार कर चुकी है और कल वज़ीर आज़म ने हिमसेल्फ ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में जिक्र किया कि भारत ऐसा इरादा रखता है कि वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए, और अगर भारत ऐसा करता है तो हम उसका जवाब देंगे। इसमें हमारी हिकमत अमली क्या है? चूँकि भारत के जहन के बारे में तो हमें मालूम है, हम क्या सोच रहे हैं इस सारी सूरत हाल को लेकर? देखिए, हमारी ख्वाहिश है कि अमन बरकरार रहे। हमारी ख्वाहिश है कि इस खित्ते की जो सूरत हाल है इसमें कोई मजीद बिगाड़ पैदा ना हो। अफगानिस्तान की सूरत हाल नाजुक है और वहाँ एक अमन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान उसमें एक सहूलतकार का रोल प्ले कर रहा है। अगर मशरक़ की सरहद पर पाकिस्तान की तवज्जो बांटी जाती है और हमारी कंसंट्रेशन ऑब्वियसली डाइवर्ट होगी तो उससे उस अमन को नुकसान हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी भी भारत पर आयद होनी चाहिए। भारत ही उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपना फर्ज निभाते हुए दुनिया को ये इत्तला दी है, बर वक्त इत्तला दी है कि हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास ऐसी इंटेलिजेंस है कि भारत कोई ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना बना के कोई ना कोई स्ट्राइक कर सकता है। हमें ये हमारे इल्म में चीज आ चुकी है, हम काफिल नहीं हैं। हम वर्ल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते हैं कि वो अपना जिम्मेदाराना रोल अदा करे।
ठीक। अगर भारत ने ऐसा किया तो हमारे पास कोई चाराकार ना होगा कि हम फिल फॉर और मुनासिब जवाब दें। ये ठीक ठीक है। बस अब आपने चूंकि खुद मगरबी बॉर्डर का जिक्र भी किया और आपने पाकिस्तान के किरदार का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और की सूरत हाल और तालिबान और वहाँ की हुकूमत के दरमियान और अमरीकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान मुमासलत के लिए जो रोल प्ले कर रहा है और बड़ा मस्बत उसके रिजल्ट्स भी अब तक सामने आए हैं। इस हवाले से हमें बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान ने जो ये प्रोसेस जिसके अंदर पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, हम कहाँ स्टैंड करें नंबर 1, और इस वक्त पाकिस्तान का जो दुनिया के अंदर इमेज है सारी सूरत हाल को लेकर, उसमें किस हद तक बेहतरी आई, हम किस हद तक कामयाब ठहरे अब तक? देखिए, दुनिया ने तो पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। दुनिया इस बात पर कायल है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, वहाँ इस्तेहकाम चाहता है, वहाँ खुशहाली चाहता है और उस खुशहाली से दुनिया का फायदा है, अफगानिस्तान का फायदा है और पाकिस्तान का भी फायदा है। ऑब्वियसली जब अफगानिस्तान में सूरत हाल बेहतर होती है तो रीजनल कनेक्टिविटी के इम्कान बढ़ते हैं और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का जो रास्ता है वो गवादर के जरिए उनके लिए नए मौके पैदा होते हैं, हमारे लिए तिजारत के मौके बढ़ते हैं, तो इससे पूरे खित्ते का फायदा होता है। अमन से भी होगा और नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी जिससे पाकिस्तान और गिरदोनवा के सारे ममालिक मुस्तफीद होंगे। तो ये पाकिस्तान का जो किरदार है दुनिया इसको एक्नॉलेज भी कर रही है और इस पर मुतमईन दिखाई देती है, पाकिस्तान के रोल पर मुतमईन दिखाई देती है। पाकिस्तान यही चाहता है जो हमारी मशरकी सरहद है वहाँ भी हम बिगाड़ नहीं चाहते, वहाँ भी बिगाड़ की जिम्मेदारी जो है बुनियादी तौर पर भारत पर आयद हो रही है। 5 अगस्त के इकदाम उन्होंने किए जिससे कि जो कश्मीरी क़यादत है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार वो भी बहुत नाला दिखाई दे रही है, अक़लियतों को निशाना वो बना रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ कवानीन वो लेकर आए हैं। आपने देखा डिसइंफॉर्मेशन जो ईओ इंडिया क्रॉनिकल सामने आई है, जो क्रॉनिकल इंडिया क्रॉनिकल की जो खबर आपके सामने आई है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि किस तरह मंसूबाबंदी करके वो पाकिस्तान को मलाइन करना चाह रहे हैं। ये सब चीजें दुनिया के सामने आ रही हैं। भारत का मनफी रोल और पाकिस्तान की मुस्बत सोच आज दुनिया के सामने आ चुकी है। हम यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे गिर्द रवा के ममालिक के साथ एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के जरिए हमारे इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं उनको फरोग मिले। उसके बरक्स भारत यहाँ अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बिगाड़ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये फर्क बड़ा वाज़ेह दुनिया को दिखाई दे रहा है। ठीक है शाह साहब, अगर हम भारत में इंसानी आज़ादियों की बात करें तो इंसानी आज़ादियों के हवाले से जो आलमी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 है, भारत की रेटिंग 17 दर्जे पीछे गई है, जिसके साथ साथ अगर हम साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज रिपोर्ट में उसको देखें तो उसमें भी भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दिया गया है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान किस तरह से इसको हाईलाइट कर सकता है, फायदा उठा सकता है? पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने ये नए जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, हमने दरख्वास्त की है अपने मिशन से कि इसको उजागर करें। अब इनके पास वहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पार्लियामेंट्स मौजूद हैं, पार्लियामेंटेरियन से इंगेज करें और ये जो नए हकायक हैं उनके सामने रखें। जहाँ थिंक टैंक्स हैं उन थिंक टैंक से रुजू करें, वहाँ के इंटरनेशनल मीडिया से उनके रवाबित होने चाहिए, उन्हें आगाह करना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं किस तरह उनको मुअत्तल किया गया है, जो इंसानी हकूक हैं उनको किस तरह पामाल किया जा रहा है, जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको किस तरह वहाँ जो आप देख रहे हैं कि उस पर कदगन लगाई जा रही है। ये सब चीज़ें हैं, हमने हिदायत की है अपने सफारतकारों से कि ये दुनिया तक पहुँचाएं और वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है शाह साहब, एक आपकी स्टेटमेंट आई, मैं अभी इसको देख भी रहा था, अल जजीरा पे भी और दीगर इंटरनेशनल मीडिया पे भी आई, जो पाकिस्तान और यूएई के दरमियान वीज़ा मामलात हैं। आपने ये उम्मीद दी कौम को कि जल्द ये जो वीज़ा बैन है ये टेम्प्रेरी है, ये उठ जाएगा। क्या इसकी वजह महज कोविड ही है? अगर दीगर इसकी वजूहात भी हैं जिनका ताल्लुक सिफारती मामलात से भी है, तो अगर आप हमें बता पाएँ इस पर क्या बातचीत हुई है और वो जो लाखों पाकिस्तानी और जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं उनकी फ्यूचर को लेकर इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्या अप्रोच है? ये बड़ा सीरियस मामला है।
देखिए, जो हमारे पाकिस्तानी हैं यूएई में हैं, यकीनन वो परेशान थे और उनकी परेशानी किसी हद तक जायज़ थी। जायज़ इसलिए थी कि उन्होंने बहुत किरदार अदा किया है यूएई की ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में उनका किरदार है और यूएई की हुकूमत उसे तस्लीम भी करती है और उनकी खिदमात को सराहती भी है। मेरी उनके वज़ीर ख़ारजा से दुबई के जो रूलर हैं उनसे जो मुलाकातें हुई वो इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तानियों ने हमारे मुल्क की तरक्की में, खुशहाली में बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है और उनकी ख्वाहिश है कि वो किरदार जारी रहे। तो पाकिस्तान की अहमियत से वो वाकिफ़ हैं, पाकिस्तान के साथ जो दरीना ताल्लुकात हैं उसकी वो हिफाजत, उसकी अहमियत को भी समझते हैं, उसकी हिफाजत भी करना चाहते हैं। तो ये जो एक वक्ती एक दिक्कत आई है, मैं इस तबादला ख्याल के बाद मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाअल्लाह इस पर जल्दी गलबा पा लिया जाएगा और उनकी जो मुश्किलात हैं वो दूर की जाएंगी और उनके लिए आसानी पैदा की जाएगी। ठीक हो गया। शाह साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा हुआ। क्विकली अगर हम पीजीएम के हवाले से बात करें तो ये इस्तीफों का मामला और इसकी एक बड़ी बात भी सुनाई दे रही है हमें कि जिस इस्तीफे हम दे देंगे ये लॉन्ग मार्च होगा। क्या सिचुएशन आपके नज़दीक, क्या एनालिसिस करेंगे इस वक्त जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है? देखिए, पीडीएम के अंदर मुझे इस पर कोई यकसुई दिखाई नहीं दे रही। इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी डगमगा रही है। मुस्लिम लीग दो हिस्से हैं, एक हिस्सा इस्तीफों के हक में है और एक हिस्सा इस्तीफों से कतरा रहा है। 31 तारीख दूर नहीं है, वो भी सामने आ जाएगी। देखिए, अगर इस्तीफों में ये संजीदा है तो उनको रुकावट किस चीज की है? वो आज इस्तीफे अपने क़यादत को नहीं, स्पीकर को दे सकते हैं, लेकिन लगता ये है कि इस्तीफों के बारे में बयानात तो आ रहे हैं लेकिन अमली इक़दामात अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि अंदर खासा इंतशार है, कशमकश है। तो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। कुछ लोग समझते हैं इससे हासिल कुछ नहीं होगा, इस्तीफे दे भी दें तो क्या होगा, कुछ उससे निकलेगा नहीं। ठीक, फिर लोगों में आप देखें तजाद। आज मैं एक बयान पढ़ रहा था पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा का, वो कह रहे थे कि इस्तीफों का फैसला तो पीडीएम का है, पीपल्स पार्टी का तो नहीं है। तो सवाल ये उठता है क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है? अगर हिस्सा है तो फिर उनका भी फैसला है और अगर हिस्सा नहीं है तो उन्हें पीडीएम से अलग इख्तियार करनी चाहिए। राइट मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग वक्त दिया और हमसे शाह महमूद कुरैशी साहब अहम उमूर पे बात कर रहे थे। इस पे हम मजीद भी बात करते हैं। येट क्विक एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लिंक करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो वंस अगेन। और अब एक और बहुत ही क्रिटिकल लेकिन इंतहाई अहम इशू की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना केसेस के हवाले से। हर गुजरते दिन के साथ न सिर्फ ये मोहलिक होता जा रहा है, हर रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि इस वक्त जो सबसे तशवीशनाक बात मुझे ये लगता है कि मुसलसल हम इस पे बात करें, मोर्टेलिटी रेट के हवाले से है। बहुत ज्यादा डेथ्स होना शुरू हुई है मतलब इस सारी सूरत। बिल्कुल, और स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो इस वक्त जो कंफर्म्ड केसेस हैं वो 4,58,968 केसेस हैं जो कि कंफर्म्ड हैं। और अभी अगर हम डेथ्स की बात करें लास्ट 24 आवर्स में तो 62 डेथ्स हैं। और एक्टिव केसेस की बात की जाए तो वो है इस वक्त जब हम टोटल क्रिटिकल केसेस की 2403 ये जो क्रिटिकल केसेस हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन है इमरान वो हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रही है। 9,392 अब तक हम बात हो चुके हैं जो कि बहुत 9,392 इट्स अ बिग नंबर। बगैर किसी तवक्कुफ के डॉक्टर फैसल हमें ज्वाइन करें, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हैं सेहत के मामलात के ऊपर और खासतौर इस वक्त जो कोरोना वायरस का मामला है उस पर भी वज़ीर आज़म को असिस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने नाज़रीन को हम ये भी बता दें क्योंकि अभी जो हम कोरोना के बारे में डॉक्टर फैसल वबाई अमराज, सॉरी माय मिस्टेक, डॉक्टर फैसल वबाई अमराज हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। चूंकि कल मैं डॉक्टर फैसल का एक इंटरव्यू सुन रहा था, दी अदर डॉक्टर फैसल, और उसमें उन्होंने कुछ कोरोना वायरस की वैक्सीन का जिक्र किया था और ये भी उन्होंने कहा था कि पहली सहमाही के अंदर ये वैक्सीन हमारे साथ अवेलेबल होगी। तो आई थॉट कि ही विल बी आल्सो विद अस। लेकिन ये हम डॉक्टर फैसल से बात करें। डॉक्टर फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। एक तो जो हमने इस वक्त फिगर्स बताई हैं मजमूई तौर पर, इसके ऊपर अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। और ये जो सेकंड टाइप की हम बात कर रहे हैं, सुपर कोविड की हम बात कर रहे हैं, इस पर भी जरा इज़हार ख्याल कीजिएगा, ये क्या है? ये दो, थैंक यू। हम दोनों का नाम फैसल है, दोनों इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट, तो कंफ्यूजन बहुत होती है। मगर रिगार्डलेस ये जो रेट जो बढ़ रही है एक्सपेक्टेड है। जैसे हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि जब हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये वायरस तो फैलेगा।
एंड ये उसी के साथ हम देख रहे हैं एंड प्रोबेबली अगर आप एहतियात एकदम से करना शुरू भी करें तो ये रेट्स और थोड़ा से बढ़ेंगे और फिर ही नीचे आना शुरू होंगे एंड जैसे जैसे रेट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे अमवात में की शरह में इजाफा होता है। और जहाँ तक ये सुपर कोविड का ताल्लुक है, जो ये एक वेरिएंट है, एक थोड़ी सी चेंज है इस वायरस के अंदर जो कि इंग्लैंड में पाया गया है। अभी ये इस पे डिबेट ही चल रही है कि इससे क्या वायरस के बिहेवियर में बहुत तब्दीली है या नहीं है। क्या और ये तो हमको पता है कि वैक्सीन तो काम करेगी इसके खिलाफ, मगर याद रखें कि अगर ये वायरस ज्यादा आसानी से फैलता भी है तो फैलने के लिए इसको 2 शख्स की जरूरत है, एक से दूसरे को फैलने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हवा में और रैपिडली फैलेगा। अगर हम वही एहतियात अपनाएंगे तो ये वाला भी वायरस नहीं फैलेगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर फैसल, अभी एक नई रिसर्च भी हम शेयर कर रहे थे सुबह भी अपने नाज़रीन के साथ कि जो लोग घर में क्वारंटीन कर रहे हैं उससे मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? हॉस्पिटल्स वाले उस तरह से जब तक क्रिटिकल ना करे कोई सिचुएशन है तब आप हॉस्पिटल जाते हैं। नॉर्मली घरों में प्रैक्टिस यही है कि किसी एक को अगर कोविड पॉजिटिव है तो वो घर में क्वारंटीन कर रहा है। अगर रिसर्च के मुताबिक ये थोड़ा क्रिटिकल है तो फिर क्या सिचुएशन है, क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? तो देखिए इसमें 2-3 चीजें। एक तो ये कि हमको पता है कि कुछ लोगों के अंदर या ज्यादा लोगों में ये बीमारी ज्यादा शदीद नहीं होती। ये वो लोग हैं जिनके अंदर एज थोड़ी सी निस्बतन कम होती है। अलबत्ता कोई अगर बहुत ज़ईफ शख्स हो, उनके अगर बहुत सारे दूसरे मेडिकल मसले हो तो हमेशा बेहतर है कि सिर्फ घर में आइसोलेट होने के साथ साथ अपने डॉक्टर से रुजू करें। अब बहुत सारे टेली क्लिनिक, बहुत सारे वीडियो कॉल जो सर्विसेज हैं वो शुरू हो गई हैं बहुत प्रोविंसेस के अंदर और ऑल्सो हॉस्पिटल के जरिए। एंड ऐसे लोगों को फिर हम लोग कांटेक्ट में रखते हैं और जैसे कुछ लगे कि इनकी कंडीशन खराब हो रही है तो उनको पहले ही हॉस्पिटल भेज बुलवा देते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर फैसल, मेडिकेशन के हवाले से मेरा सवाल है, जब आपको याद होगा जब कोविड नया नया आया था मार्च अप्रैल और मई के मंथ्स के अंदर, तो हम बहुत ज्यादा टेलीविजन के ऊपर भी डिस्कस करते थे कि इसकी मेडिसिन क्या है, अगर कोविड हो गया तो क्या इस्तेमाल करें। यूजुअली कुछ तजावीज़ भी सामने आती थी डॉक्टर साहिबान की तरफ से। तो इतने अरसे के बाद जब हम दिसंबर आ चुका हुआ है, 7-8 महीने हो चुके हैं सूरत हाल को, तो डोंट यू थिंक कि कोई इफेक्टिव मेडिसिन कम से कम सामने आ जानी चाहिए थी? अगर नहीं आई तो हमें बता दीजिए, अगर है तो सजेस्ट कर दीजिए ताकि लोगों को थोड़ा सा हेल्प आउट करे ये। सो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, बिकॉज इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि चूंकि अब 1 साल गुजर चुका है तो हमारे पास अब इस पे तहकीक रिसर्च आना शुरू हो गई है। इसके अंदर कुछ दवाएं हमने कुछ लोगों में इस्तेमाल किया और कुछ में इस्तेमाल नहीं किया, फिर दोनों कंपेयर किया कि क्या फायदा, किस दवाई ने फायदा किया कि नहीं किया। एक चीज जो बहुत जरूरी है जो लोग रियलाइज नहीं करते कि जब हम कुछ दवाओं की बात करते हैं जैसे स्टीरॉइड्स हो गई, रेमडेसिविर हो गया, दूसरी दवाइयां हो गई, तो उसके अंदर ये दवाइयां हर पेशेंट में इस्तेमाल काम नहीं करती। क्योंकि स्टीरॉइड की खास बात ये है कि अगर इसको आप जल्दी दें तो एक्चुअली अमवात की शरह में इजाफा होता है, कम नहीं होता। तो इट्स नॉट कि दवाई है या नहीं है, बट ये भी कि दवाई कब इस्तेमाल करनी है, किस में इस्तेमाल करनी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर फैसल, अगर हम वैक्सीन के हवाले से बात करें तो बहुत सारे इस हवाले से मिसकंसेप्शंस हैं कि वैक्सीन इतनी ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है या किसी भी तरह से उसमें इतनी सूटेबल नहीं है। तो वैक्सीन के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन है उसको भी आप थोड़ा क्लियर कर दें। और हम जाहिर है कि अभी तक इसी आसरे पे हैं कि वैक्सीन आएगी तो ये कोविड से निजात होगी, तो कितना हमें डिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वैक्सीन पे? दो चीजें। एक तो ये कि वैक्सीन क्या ह्यूमन फ्रेंडली है कि नहीं है। तो सो फार इस वैक्सीन, जो भी वैक्सीन अभी तक अप्रूव हुई हैं, जो तकरीबन 3 या 4 हैं, उनके अंदर कोई भी बहुत मेजर साइड इफेक्ट हमको नहीं मिला है। और जो वैक्सीन जिस पे ट्रायल्स हो रही हैं उस पर भी कोई मेजर साइड इफेक्ट अभी हमको नहीं आया। स्पेशली जो वैक्सीन ट्रायल यहाँ पे हो रही है, ये वो वैक्सीन है जो कभी अप्रूव नहीं हुई, उस पर भी तहकीक चली रही है। ठीक है। और जहाँ तक क्या वैक्सीन के बाद हम इस बीमारी से निजात हासिल कर लेंगे, तो उसका जवाब नहीं, क्योंकि इस वैक्सीन लगने के बाद ये जरूर है कि लोगों को प्रॉब्ली बुरी बीमारी कम होगी, मगर इट्स वेरी लाइकली उनको फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है जो दूसरे लोगों को फैला सकते हैं। सो एंड वी नीड टू मेक श्योर कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो, जिसमें काफी टाइम लगेगा। ठीक है। तो अच्छा लास्ट क्वेश्चन मेरा, कुछ आजकल चूंकि सीजन भी गर्मी सर्दी का है और सर्दी के अंदर आपको पता है फ्लू और दीगर ऐसी चीजें, बुखार वगैरह यूजुअली भी हो रही हैं, खासतौर पे बच्चों के अंदर भी, और पोलन के भी मसाइल, एलर्जी की भी लोगों को रहते हैं। हाउ कैन वी जस्ट टेक केयर ऑफ इट कि इसको डिफरेंशिएट कर सकें और कोविड का भी ख्याल रखें? ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है फॉर अस डॉक्टर्स। 2-3 चीजें। एक तो अगर आपको एलर्जी रहती है एंड हर साल एलर्जी होती है, तो अमूमन जिनको एलर्जी होती है वो उनको पता होता है कि मुझे ये एलर्जी वाली खांसी हो रही है, एलर्जी वाली छींकें आ रही हैं। तो अगर ऐसा है तो देन ऑब्वियसली आपको एहतियात करने की जरूरत नहीं है। मतलब एहतियात सभी को करनी है, मगर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है।
मगर अगर इसके साथ अगर आपको कोई अनयूजुअल सिम्टम हो रहे हैं, जैसे वही एलर्जी वाले और मगर बहुत जिस्म में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो उस केस में फिर ऑब्वियसली यू नीड टू गेट टेस्टेड। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे देखने वाले बहुत सारी चीज़ों के हवाले से गाइड भी किया। एट द एंड ये ब्रेक पर जाने से पहले हम ये कहेंगे एहतियात करें, क्योंकि इमरान अब तो हम अपने बहुत सारे इर्द गिर्द लोगों के हवाले से सुन रहे हैं कि उनको कोविड पॉजिटिव हैं या खुदा न खास्ता कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं जिनके अंदर कोविड है लेकिन उनको सिम्टम्स नहीं है, लेकिन वो कैरियर्स हैं, उनको खुद कुछ नहीं हो रहा लेकिन वो आगे लेके जा रहे हैं और लोगों को लगा रहे हैं। इसमें एहतियात बहुत जरूरी है, हम आपको बताते रहेंगे जब तक ये खत्म नहीं होता। अल्लाह करे जल्द खत्म हो जाए। इसी पॉइंट पर हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब आपकी मुलाकात हम एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाले हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के एक ज़िला किच के दूर दराज गाँव बलीदा से है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस वक्त इसके साथ एसोसिएटेड है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर यारजान अब्दुल समद, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सीनियर रिसर्च एसोसिएट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के टीचिंग फेलो है, और इसके साथ साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम करने वाले ये पहले पाकिस्तानी स्पेस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने नवंबर 2017 में यूरोप की जो खलाई एजेंसी है उसकी जीरो ग्रेविटी फ्लाइट मुहिम का भी हिस्सा रह चुके हैं, और हाल ही में जो बेसिकली एक्सक्लूसिवली हमें ज्वाइन करे, इन्होंने यंग लीडर अवार्ड 2020 अपने नाम किया है। और इस अवार्ड को अपने नाम करने के बाद हमने इनको एक्सप्रेसो में फौरन से कहा कि इनको हमने अपने साथ और इनसे बात करनी है। फेल्ट लाइक हैविंग हिम, क्योंकि ऐसी शख्सियत इतनी, और केच जैसे पसमानदा इलाके से आना और फिर छा जाना, कैम्ब्रिज तक पहुंच जाना न सिर्फ कैम्ब्रिज तक पहुंच जाना बल्कि यंग लीडर्स अवार्ड जीत लेना, दिस इज समथिंग ग्रेट। डॉक्टर यार, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लग रहा है आप अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे साथ है, दो कि आपकी अर्ली बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है सिंस यू आर हियर लाइव विद अस फ्रॉम यूके। सबसे पहले तो हमें इस जर्नी के बारे में बताइए। मैंने जितना पढ़ा आपके बारे में, इट वाज सच अ हार्ड जर्नी, बड़ा मुश्किल हुआ आपके लिए, फाइनेंशियली भी, सोशली भी, बहुत सारी चैलेंजेस थे आपके लिए, कैसे ओवरकम किया डॉक्टर यार? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। जैसे आपने कहा कि केज से या बुलेदा से उठ के कैम्ब्रिज पहुंचना, या फिर मेरे एक और दोस्त हैं यहाँ पर जो एक पंजाब के गांव समुंदरी से आए हैं और यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं बहुत अच्छे, तो यहाँ आके पहुंचना शायद मुश्किल बात है। मुझे लगता है कि मेरी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं और वो अवेलेबल भी होंगी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है हम लोगों को बहुत ज़्यादा जिस पे बात करने की ज़रूरत है, वो ये है कि एक एवरेज जो बच्चा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, उसको कैसे इस तरह रेज किया जाए कि वो एक विजन के साथ बड़ा हो और फिर वो उस विजन को आगे लेकर चले, और जो तालीम का जो सही मयार है और तालीम की जो असल मकसद है वो उससे आरास्ता हो और फिर वो आगे बढ़े। जहाँ तक मेरे सफर का सवाल है, देखिए सफर तो अगर आप कोई विजन रखते हैं, आपके गोल्स होते हैं जिंदगी में, मकासद होते हैं, तो उनके उसूल के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है जाहिर है, और वही उसूल है, वही जो गोल्स हैं वो आपको डटे रहने पर मजबूर करते हैं। नो डाउट ऐसा ही है। अच्छा, यंग लीडर्स अवार्ड के हवाले से अगर हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें तो ये बेसिकली ये अवार्ड है क्या, किस कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड दिया जाता है, हमारे एक्सप्रेसो नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर यंग प्रोफेशनल सोसाइटी ऑफ यूके है जो कि साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स का एक मजमा आप कह रहे हैं, उनका एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइंस को फरोग देते हैं, यंग जनरेशन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, उनके साथ बाकायदा सेशंस करके उनके करियर्स में उन्हें हेल्प करते हैं। तो उनकी तरफ से जो साइंटिफिकली यंग पीपल, मतलब अब वो यंग को शायद बिलो 35 कहते हैं, तो साइंटिफिकली जो यंगर जनरेशन है जो साइंस में अच्छा कर रही है यूके के अंदर, तो उनमें से इन्होंने फिर ये चूज किया है मुझे। ठीक बिल्कुल सही, मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अच्छा डॉक्टर, एक तो ये कि साइंस की डिफरेंट डायमेंशंस हैं, साइंस ऑब्वियसली एक बहुत ही वास्ट एरिया ऑफ वर्क है, रिसर्च है जो इसके अंदर किया जा सकता है, लेकिन पहला सवाल का हिस्सा ये है कि व्हाई डज स्पेस साइंसेज, यू नो, व्हाई यू हैव चोजन स्पेस साइंसेज, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऑब्वियसली बीइंग पाकिस्तानी यू मस्ट बी कनेक्टेड टू द पाकिस्तान सिचुएशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। पाकिस्तान के अंदर आप इसको कैसे देख रहे हैं? दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा।
जी जी बिल्कुल। देखिए, बुनियादी तौर पे मैं मटेरियल साइंटिस्ट हूँ। मैंने मेटलर्जी एंड मटेरियल्स पढ़ी है गुलाम इस्हाक खान इंस्टीट्यूट से। उसके बाद मैंने जो रिसर्च की है वो ऐसे मटेरियल्स पे की है जो बहुत सारे सेक्टर्स में यूजफुल हैं, लेकिन बिलखुसूस स्पेस में। और जो मेरा यहाँ पर काम है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में और हमारे दीगर पार्टनर्स के साथ हुआ, वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो या फिर और यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो स्पेस के साथ हैं। तो मेरा मकसद रिसर्च है, ऐसी रिसर्च और ऐसे मटेरियल्स और ऐसे मादे और ऐसे डिवाइसेस बनाना जो कि दुनिया के चैलेंजेस को सोल्व करें। अभी स्पेस मुझे ऐसा चैलेंज लगता है जो कि बहुत मुश्किल है सोल्व करना, और मुश्किल चीज को सोल्व करने में जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो शायद आसान चीज को हल करने में नहीं मिलती। तो मेरा जो रुझान है वो स्पेस की तरफ वो इस तरह से आया। जहां तक पाकिस्तान की बात है कि पाकिस्तान में स्पेस साइंसेस का रुझान क्यों नहीं है, तो हमें बेसिक्स में जाना पड़ेगा। देखें, हम अपने बच्चों को बड़ा कैसे कर रहे हैं। हमारे पास एजुकेशन का जो बुनियाद है वो क्रैमिंग के, रेटिफिकेशन के या रिमेम्बरेंस या मेमोरी के ऊपर है। हम एजुकेशन की जो असल मकसद है, एजुकेशन का वर्ड एडुकेयर से आया है। एडुकेयर का मतलब है टू ड्रॉ आउट, निकालना किसी के टैलेंट को, किसी की इनेट एबिलिटीज को उभारना। तो वो हमारे पास है नहीं। अगर हम सब जब एजुकेशन की असल मकसद को, उसके असल साख के साथ बच्चों में इंशाल्लाह उसको उजागर करेंगे, तो जाहिर है हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे निकलेंगे जिनका रुझान होगा डिफरेंट फील्ड्स में। जरूरी नहीं है कि वो स्पेस साइंसेस में हो, वो किसी और साइंस में हो सकता है, वो न्यूरोलॉजी में हो सकता है, वो इम्यूनोलॉजी में हो सकता है, वो वायरोलॉजी में हो सकता है। और यू सेइंग बेसिकली वी नीड टू चेंज दैट पर्टिकुलर माइंडसेट जो हमारा एजुकेशन को लेकर है। उसके बाद चाहे स्पेस साइंसेस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो करना मुश्किल नहीं है। दिस इज व्हाट यू सेइंग। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, हमें चाहिए ही, हमें डिस्पैरिटी चाहिए, हमें एक ऐसा माहौल चाहिए, हमें एक ऐसा माशरा चाहिए जहाँ पर हमारे पास हर तरह के एक्सपर्ट्स हों। कोई कुछ बच्चे हैं, आप यकीन जाने, वो इतने अच्छे आर्ट पीसेस बनाते हैं। मैं एक स्कूल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने गांव में, बुलेदा में, जो आपने जिसका नाम लिया वो एक जिला है। तो वहां पर हम एक ऐसा स्कूल बनाने जा रहे हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग पे होगा, उसी मॉडल पे होगा जिस मॉडल पे लॉस एंजलिस में एक स्कूल है, इलन मस्क का स्कूल है, एस्ट्रोनोवा के नाम से। हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ऐसा स्कूल बना रहे हैं जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग पे होगा, जहाँ पर हम बच्चों को उनके जो लर्निंग का की जो ड्राइविंग है ना, वो उनके हाथ में देंगे, उनसे हम काम करवाएंगे, उनसे हम उनकी सीखने की जो सलाहियत है उसको उजागर करेंगे। तो बेसिकली हमें ऐसा माहौल चाहिए जहां पर हमारे पास हर तरह के इंसान, हर तरह के लोग हों, हर फील्ड से रिलेटेड लोग हों, और वो एक्सपर्ट्स हों। वो तब होगा जब हम बुनियाद में डॉक्टर आजन, चूंकि अभी हमने बात की, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को उस तरह से, बच्चों को उस तरह से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से वो सारे लोग जो आपको आइडियलाइज करते हैं, जो आपकी की तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, चाहे वो स्पेस साइंसेज में हो या किसी भी शोबे हो, क्या मैसेज देंगे एक्सप्रेसो के बीइंग अ यंग लीडर? जी बिल्कुल, मैं यही देखें उनको मैसेज दूंगा, और मेरी राय और मेरी रिक्वेस्ट है रादर कि प्लीज एक्सप्लोर, आप एक्सप्लोर करें बहुत ज्यादा चीजों को। आप आर्ट्स भी पढ़ें, आप साइंसेस भी पढ़ें, आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सब कुछ पढ़ें यंग एज में, और आप इतना पढ़ें कि आपको दुनिया की जो हकीकत है उसके बारे में मालूम हो, और आपको अपनी हकीकत मालूम हो कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे क्या मकासद है, मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, और मेरे यहाँ पर होने या किसी भी जगह होने का क्या मकसद है, उसके उसूल के लिए फिर वो काम करें। तो बुनियादी तौर पे मेरा यही मैसेज है कि हम अपने माहौल को इस तरह बनाएं कि हमारे यहाँ हर फील्ड से लोग हों, और यकीन जाने अगर हम बच्चों को तैयार करें तो आपको ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे ऐसे ऐसे फील्ड में जो कि हम सोच भी नहीं सकते। अभी हमारे पास वन डायमेंशन है, यूनिडायमेंशनल चीजें चल रही हैं कि सारे लोग लगे हुए हैं किसी एक डायरेक्शन में, और एजुकेशन का जो मकसद है। सब अगर आप जैसे लोग हमारे सामने आते रहे और इस हमारे एक्सप्रेसो जैसे प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को सामने लेके आते रहे, वी हैव अ बिलीव बीइंग पाकिस्तानीज कि इंशाल्लाह रेवोल्यूशन दूर नहीं है, और आप रेवोल्यूशन है। हमारे सामने जो आप बैठे हैं, केच बुलेदा से उठकर बीइंग अ डॉक्टर इन कैम्ब्रिज एंड बीइंग अ टीचर इन कैम्ब्रिज, आई थिंक, एंड अ रिसर्च
टेम्परेचर an इन कैम्ब्रिज, achievement, दिस no इज अ ग्रेट अचीवमेंट, आई मस्ट से। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको बुलाएंगे और डिटेल में आपसे Detail बात करेंगे। discussion हमारे पास कम है, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, मिस नहीं करना। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। आज 38वीं बरसी मनाई जा रही है। हफीज जालंधरी 14 जनवरी को हिंदुस्तान के शहर जालंधर में पैदा हुए। 14 जनवरी 1900 को पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके लाहौर मुंतकिल हो गए। आपका कलमी नाम अबुल असर था। आपका फ़नी कारनामा इस्लाम की मज़मूम तारीख़ है, जिसका नाम शाहनामा इस्लाम है। लेकिन आपकी वजह शोहरत पाकिस्तान का कौमी तराना है। हफीज़ जालंधरी ने कई मशहूर गज़लों और नज़मों के साथ साथ कई कुतुब भी लिखी। गज़लिया शायरी में आपका कोई सानी न था। हफीज़ जालंधरी का लिखा हुआ गीत अभी तो मैं जवान हूँ मलका पुखराज ने गाकर शोहरत की बुलंदियों को छुआ। अदब के शोबे में गराक़द्र खिदमात पर हफीज़ जालंधरी को हिलाल इम्तियाज़ और तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। हफीज़ जालंधरी 21 दिसंबर को खालिक़ हक़ीक़ी से जाम मिले। हमने बात की अबुल असर हफीज़ जालंधरी के हवाले से, जो कि 21 दिसंबर 1982 को खालिक़ हक़ीक़ी से जाम मिले और आज हम उन्हें खिराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। आज के हवाले से इमरान एक और भी हमारे पास है खबर, वो ये कि हम सब की फेवरेट माहिरा खान की आज 36वीं सालगिरह मनाई जा रही है। और 21 दिसंबर 1984 को कराची में पैदा हुआ और सिर्फ 16 बरस की उम्र में उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। और जो उनकी शोएब मंसूर की जो कहले मशहूर ज़माना फिल्म थी बोल, उसमें जलवागर हुई। उनको कोविड हुआ है, वही विश है वेरी हैप्पी बर्थडे और गेट वेल सून। हाँ, और इन्होंने कई नेशनल फेस्टिवल्स के अंदर भी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, तो उनको कोरोना भी हुआ है। अगर आप देख रही हैं मायरा, तो आपको हैप्पी बर्थडे एंड गेट वेल सून एक्सप्रेसो की जानिब से। इसी पॉइंट पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और 10 बजे के शो के बाद, नहीं शो के नहीं, घंटे के बाद हम आ चुके हैं 10 बजे। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ चाहता है, ये होती है फॉर्मल अनाउंसमेंट। वेल, इस उम्मीद के साथ आप ही हमारे साथ मौजूद हैं, हैं इनफॉर्मल एंकर आपकी। अच्छा, आगे बढ़ते हुए अब हमने बहुत ही अच्छा हमारा जो सेगमेंट, जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि हर मंडेज को बहुत ज़्यादा इंतजार होता है लोगों को, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के साथ निकले तेरी तलाश में। आज के सवाले से बात होगी, मेनली कोरोना को डिस्कस किया जा रहा है, उनके नावल के तनाजुर में शहर खाली कूचा खाली। सो देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। आज जो कोरोना वबा हर तरफ पूरी दुनिया में फैली हुई है, उस सवाल से तारड़ साहब का जो नावल है शहर खाली कूचा खाली, जिसमें वो कहते हैं कि ये मोहब्बत करने के दिन न थे, ये मोहब्बत मौखर करने के दिन थे, ये तन्हाइयों के दिन थे। तो तारड़ साहब, पहला सवाल ये है, फ़ख्ता के बाद एक और किरदार हिरन का है और वो भी बहुत अहम किरदार है। और इस नावल को पढ़ने के बाद लगता है कि डिफेंस के जिस इलाके में आप रहते हैं, उस हवाले से आपका किरदार नावल में ये कहता है कि यहाँ पे किसी ज़माने में हिरन हुआ करते थे। तो मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ कि क्या ये हकीकत है या महज नावल की फैंटेसी है कि लाहौर के नवाब में डिफेंस और इस पूरे एरिया में किसी ज़माने में हिरन हुआ करते थे? हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि आज से 100 साल पहले मसलन ये लाहौर के वाक़यात, गाँव क्या थे और इनके दरमियान। ये कल की बात है कि आप जीटी रोड पे यहाँ से जब सफ़र करते थे तो रास्ते में कहीं कहीं शहर या गांव पड़ते थे, दरमियान में वसी खेत होते थे और वीरानियाँ होती थी। साधो की को जानते हैं आप, छोटा सा कस्बा था, वहाँ पे तालाब थे और उसमें दुनिया के खूबसूरत तरीन कमल खिलते थे हमेशा। और मैं हमेशा रुक कर उन्हें देखता, वाइल्ड कमल थे और विल्डरनेस थी। आप सांप जो हैं वो अक्सर नज़र आपको आते थे। चुनाचे ये जो मैंने बयान किया हिरनों का किस्सा, उसमें बिल्कुल दुरुस्त है कि वो हिरन जब उसको रेफरेंस देता है कि तुम्हारे बाप ने यहाँ हिरन देते गए थे, तो मेरे वालिद साहब ने ये किस्सा बयान किया था। उन्होंने खुद अपनी आँखों से, और वो मैं उसको रिपीट करता हूँ कि जब हम गुलबर्ग वाले घर में शिफ्ट हुए तो वो एक दिन बैठे थे, वो बुढ़ापे में ऊँग में होता है ना, जिस तरह अब मैं मुस्कुराता रहता हूँ बिल्कुल अब्बा जी की तरह। तो वो कुछ सोच रहे थे। मैंने कहा भाई क्या सोच रहे हैं? कहने लगे कि यहाँ कल जानवर घूमते थे, आज हमारा घर यहाँ पे है। मैंने कहा जी कौन से जानवर? तो उन्होंने ये किस्सा बयान किया कि मैं लाहौर से साहिवाल या कहीं जाने के लिए ट्रेन पर बैठा था और मियाँ मीर स्टेशन से ट्रेन चली है
और इसके बाद वीराना, यहाँ पे वो छोटा सा क्या गांव था जो है गुलबर्ग में, इर्द गिर्द सब ये वीराना था और खेत थे। और उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के बाद हरनों की पूरी डार जो थी उसने भागना शुरू कर दिया ट्रेन के साथ, क्योंकि देवर टेरिफाइड। उन्होंने पहले ट्रेन शायद देखी नहीं थी कि ये क्या चीज़ है, और वो उसके साथ रेस लगा रहे थे हिरन जो थे कि हम आगे निकल जाए, वो निकल नहीं सके, पीछे रह गए। डेफिनेटली यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा होती है जो अब इंसानों ने ख़त्म कर दी। तारड़ साहब, आपने इस नावल में एक गरीब बच्ची का जिक्र किया है जो कि वबा के दिनों का फ़ायदा उठाते हुए मखसूस वो जो पार्क्स हैं उनके अंदर जाती है, वहाँ पे झूले लेती है। अब उसको कोई डर खतरा नहीं है, हो सकता है उससे पहले वो हिचकिचाहट की वजह से उन पार्क्स में ना जा सकती हो, तो वो अकेली ही झूले लेती फिर रही है। और नावल का किरदार कहता है कि काश वबा के दिन तवील हो जाए। उसके प्लस पॉइंट्स भी थे ना वबा के। एक तो वो तन्हाई थी, मुकम्मल तन्हाई, जिसमें आपकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और एक बिल्कुल अलहदा फीलिंग हो रही है जब भी आप सैर कर रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं। पहली मरतबा आप खुराक पर गौर करते, क्योंकि आप अकेले खाना खा रहे हैं और आप गौर से देखते हैं कि अच्छा दाल के दाने इस तरह होते हैं, और इसमें धनिया जो है उसका कंट्रास्ट जो माश की दाल के साथ है वो पीली है, और ये सारी चीज़ें आप पहली मरतबा नोट करते हैं। चुनांचे उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी थे उनमें, जिस तरह कि मैंने कहा कि वो बच्ची वाकई, क्योंकि वैसे तो उसको अंदर कोई जाने नहीं देता होगा ना, वो पूरे बाग में खेल रही थी। 2-3 दिन मैंने देखा और मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया कहीं ये खौफजदा ना हो जाए। इसी तरह कुछ और एपिसोड हैं जो मैंने बवजूद उसमें शामिल नहीं किए, यानी उशाक के लिए ये बड़ा नादर मौका था क्योंकि कोई भी बाहर नहीं होता था और वगैरह वगैरह। माजरत चाहता हूँ, पिछला एक सवाल था परिंदों के हवाले से और फिर मेरे जहन में परिंदे आ गए हैं। आपकी जो तहकीक है परिंदों के हवाले से वो आपकी तख्लीकी काविशों में जा बजा नज़र आती है। मेरा एक सवाल सिर्फ ये है कि ये जो परिंदों के हवाले से जो शौक़ है, आप जब माजी में अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो ये किस मरहला उम्र में कब ये डेवलप हुआ, कब ये आपको शौक़ हुआ परिंदों के हवाले से तहकीक का, परिंदों के हवाले से इश्क का और मोहब्बत का? बुनियादी तौर पे मंतिकुल तैर से शुरू हुआ, फरीदुन नत्तार से, और उसके बाद लामहला हर नावल में कहीं ना कहीं वो आ जाता है। इसमें भी ये फरीदुद्दीन नत्तार के परिंदे तो नहीं हैं, लेकिन परिंदों के साथ जो मेरी है एक रग़बत कह लीजिए, या मेरे एट टाइम्स आई फील कि भाई नावल जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता, उसने पूरी अगर हयात को बयान करना है तो उसमें हैवान भी होने चाहिए, उसमें इंसान भी होने चाहिए, उसमें परिंदे भी होने, यानी इनकम्प्लीट तो नहीं बनाना। ये नहीं है कि हीरो और हीरोइन किसी बाग में जा रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, बस वो उसके लिए बैकग्राउंड है। नो, दे आर पार्ट ऑफ अवर होल लैंडस्केप। नावल के इब्तिदा में फाख्ता के हवाले से मुकम्मल एक बाब है, अगर उसको एक बिल्कुल अलहदा से एक अफसाने के रूप में देखा जाए तो वो बड़ा एक शानदार अफसाना है, यानी नावल से हट के अगर उस बाब को अलहदा कर दिया जाए तो वो बड़ा एक शानदार अफसाना है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? इसके मुख्तलिफ चैप्टर्स जो हैं वो अफसाने के तौर पे लिए जा सकते हैं, क्योंकि कोई इंसिडेंट्स, बल्कि फाख्ता जो है अगर सिर्फ उसके जो हिस्से हैं, 3 हैं या 4 हैं जी, उनको सिर्फ अलग करके शाया कर दिया जाए तो वो भी अपनी ज़ात में वबा के हवाले से एक मुकम्मल नावलट हो सकता है। हमारे यहाँ वालिदैन और औलाद के हवाले से जो तज्ज़िये होते हैं, जो रवैये होते हैं, उनमें कोई तवाज़ुन नहीं पाया जाता। क्लीशेज़ हैं जो कि मखसूस हैं कुछ चीज़ों के लिए। वालिदैन के लिए सरापा रहमत जो लफ्ज़ है वो मखसूस है, औलाद के लिए अनफॉर्चुनेटली नाखल्फ और इस तरह की चीज़ें, या औलाद इस काबिल ही नहीं है, ये वो समझ ही नहीं सकती, उस तरह की चीज़ें मखसूस हैं। अब आपके इस नावल में लगता है गो कि आपका जो शुमार है वो वालिदैन की उस चौकट्ठे में हम कर सकते हैं, लेकिन आपने इस नावल के अंदर ऐसे लगता है जैसे आप औलाद की मोहब्बत के हवाले से, या औलाद की मोहब्बत वालिदैन के लिए होती है, उसकी आप बाकायदा वकालत करते हुए नजर आते हैं अपने किरदारों की जुबान से। नहीं, मैंने वकालत नहीं की, ये मेरा तजर्बा है। अच्छा, वकालत आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ों की भी की जाती हैं जो सच नहीं होती। ये वकालत नहीं, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, सिर्फ अपना नहीं है, बहुत सारे दोस्तों का भी है। मेरी बेगम हमेशा कहती कि अगर आपने औलाद से मोहब्बत की है तो औलाद वो मोहब्बत डेफिनेटली सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ वापस करती है। देखना ये भी है कि आपने औलाद के साथ कितनी मोहब्बत की,
सो डोंट एक्सपेक्ट कि अगर आप मतलब बहुत गैज़ो गज़ब वाले और बेपरवाह पेरेंट्स रहे हैं तो औलाद का फ़र्ज़ है कि जी आपकी वो खिदमत की जाए या वगैरह वगैरह। ये हमने क्लीशेज़ बना रखे हैं ना जी कि जी माँ ज़्यादा मोहब्बत करती है, बाप नहीं करता, तो वो मतलब इस तरह करके मैं समझता हूँ क्लीशेज़ है। जिस तरह वो एक मैंने छोटी सी बात की थी कि माँ के पाँव तले जन्नत है और बाप के पाँव तले फटा हुआ जूता है, क्योंकि वो रिज़्क़ हलाल तलाश करता है। तार साहब, इस नावल में आपने ब्लैक होल्स का भी जिक्र किया है, यानी ब्लैक होल्स का अदबी हवाले से एक जिक्र है, लेकिन वो इस तरह शानदार है जिस तरह आपने ब्लैक होल्स का नक्शा खींचा है, वो मुकम्मल तौर पे साइंसी नुक्ता नज़र है। और दूसरा ये है कि जिस तरह हम इसमें पढ़ते हैं कि मौत के कुर्ब का जो आपने नक्शा खींचा है, वो अब नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जब हम पढ़ते हैं तो वो भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बिल्कुल पास पास है। तो सवाल ये है कि क्या आप इन मौज़ूआत को मतलब पढ़ते देखते रहते हैं? ब्लैक होल तो अब एक लिटरेरी टर्म हो गई है, ठीक है। उसके लिए कि बहुत ज़्यादा कायनात के ऊपर तो सभी गौर करते हैं। जी अनफॉर्चुनेटली मेरी बहुत सोच लिमिटेड है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कायनात के बारे में कुछ जानूं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो मुझे इंटेलेक्ट दी है वो बहुत लिमिटेड दी है और मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सका। हम पढ़ते रहते हैं, हॉकिंस को पढ़ते रहते हैं, बाकी थोड़ा बहुत। एक बात मैं वकार मैं इकरार करना चाहता हूँ जी 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने छुआ, सरसरी तौर पे उनको जाना और फिर मैं पीछे हट गया, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं थी। वो इतनी वास्ट थी अच्छा कि वो मेरी गिरफ्त में, जिस तरह मैं कह चुका हूँ कि मैं एक लिमिटेड इंटेलेक्ट का मालिक शख्स हूँ और उसमें एक कायनात है। ठीक है। जब आप कायनात के बारे में सोचते हैं तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज चलती हैं कि एक ऐसा सितारा है जो जिसकी रोशनी अब पहुंची है, जो वो क्रिएट हुआ था, वो सारा कुछ एक बंदे को मतलब पागल कर देने के लिए काफ़ी। तो मैं उसके गया नहीं हूँ नज़दीक, उसकी तफसील में नहीं गया। दूसरा मज़हब के बारे में, मज़हब इतना वसी फील्ड है कि इसके ऊपर ना तो आप ये कह सकते हैं कि हमें इसके ऊपर मुकम्मल एक दस्तरस हासिल है, हम इसकी रूह को जानते हैं। बहुत बड़े बड़े जो वली अल्लाह हैं वो भी सारी उम्र इसी तगो-दो में रहे ना जी कि इसकी रूह के अंदर तक पहुंच सकें, तो हमारी तो कोई बिसात ही नहीं। तीसरी चीज़ जो है वो म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक में भी जो है, जिस तरह वो तो लाइटली कह देते हैं, हर एक कहता है जी कि ये एक समंदर है, तो वो समंदर से भी बढ़ के है, एक कायनात है। तो वहाँ भी मैं उतनी तफसील में नहीं गया, मतलब क्लासिकल की, ठीक, वो चाहे मगरबी हो, चाहे यहाँ की हो या चाइनीज़ हो, उसको हज़ उठाया है उसको, लेकिन उसकी डिटेल में मैं नहीं गया। तार साहब, ये जो नावल है शहर खाली कूचा खाली, क्योंकि कोरोना के पस मंज़र में लिखा गया है और आजकल कोरोना का मामला चल रहा है। पहली जब वेव आई थी यानी जून जुलाई में जब इसकी पीक थी, तो उस वक्त हमने देखा कि हम सब पैनिक थे और लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे थे। उस एहतियात का ही शायद ये नतीजा था कि यहाँ पे नुकसान कम हुआ, लेकिन अब रवैयों में एक तब्दीली आ गई और शायद सेकंड वेव इसीलिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है, क्योंकि शायद रवैये हमारे चेंज हो जाते हैं। हम उस तरह खौफज़दा नहीं होते या उस तरह डर नहीं रहे होते, उस तरह एहतियात नहीं कर रहे होते, जो कि हमें इस वक्त नज़र आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कम से कम इस हवाले से, जो कोरोना के हवाले से हम उसको संजीदा क्यों नहीं ले रहे, ये जो सेकंड वेव है? मैंने असल कौम हम किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते और जब तक कि सर पे ना आन पड़े। अब मतलब मैं बता सकता हूँ कि हमारे जानने वालों में से हमारे कई अदीब हज़रात, मैं उनके नाम नहीं दे रहा, इनडायरेक्टली वो कोरोना से मुतासर हुए और उनकी डेथ हो गई। ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन हमें कोई ख़बर आती है किसी जानने वाले की कि उसकी डेथ हो गई, और ये वही लापरवाही है। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन ये है कि जिस तरह जलसे जुलूस हो रहे हैं दोनों जानब से कह लें, मतलब इससे ज़्यादा मतलब एक चैलेंज करना है ना कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बला नाज़िल है और आप उसकी परवाह नहीं करते। तो हमें करनी तो चाहिए, अपने लिए ना सही, अगर खुदा न खास्ता मुझे हो जाता है तो 10 बंदे और भी तो उससे इफ़ेक्ट होते हैं, तो उनके लिए हमें करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए करना।
तो सीरियसली ये बहुत असेंशियल है और उसमें वही मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं मजबूरन बैठा हुआ हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करवानी है। मैं तकरीबन हम वक्त पहने रखता हूँ मास्क, अब सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए उतारा है। मेरा ख्याल अब मैं पहन के बैठ जाऊँ, इंटरव्यू ख़त्म हो गया। जी हाँ, तो फिर मैं इसको पहन लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। तार साहब का नावल शहर खाली कूचा खाली ज़रूर पढ़िएगा और वबा के हवाले से बहुत सारा लिटरेचर है, वो भी यकीनन ज़रूर पढ़िएगा। कोरोना के हवाले से शदीद एहतियात कीजिए, सेकेंड वेव जो है इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं और क्योंकि हमने थोड़ा सा ईजी लिया हुआ है, अगर हम कंपैरिजन करें जून जुलाई के साथ तो जितना हमने ईजी लिया हुआ है उतना ही ज़्यादा डैमेज, उतना ही ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा भी है। क्यों ना हम इस बला को अपनी इन रवैयों से और एहतियात पसंदी से शिकस्त दें। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। अब बात करते हैं खेल की। अफसोसनाक खबर है ना, तो दोनों एक्साइटेड बताने के लिए बात करते हैं खेल की। Sometimes you really enjoy the funny and live moments. Okay, खैर आगे बढ़ते हैं। अफसोसनाक Sometimes you really enjoy the funny and live moments. Okay, खैर आगे बढ़ते हैं। अफसोसनाक खबर है, चलिए आप दीजिए, मैं नहीं देना। नहीं मैं अच्छी खबर बताऊंगी। दूसरे T20 में मेजबान न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से बासानी हरा दिया और सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। मोहम्मद हफीज के करियर बेस्ट 99 रन भी किसी काम ना आ सके और पाकिस्तान न सिर्फ मैच हारा बल्कि सीरीज भी हारा। दिल के अरमा आंसू में बह गए हम, न्यूजीलैंड जाके भी मैच जीत गए। इस वक्त अच्छा, इस सारी सूरत हाल में बिल्कुल मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब वाकई वैसे दिल के अरमान आंसू में रह गए और हम मैच को मतलब जीतते भी नहीं हारे, बहुत बुरी तरह हारते ज्यादा ही बुरी तरीके से हार गए। मिर्जा साहब ओवर टू यू, इज़हार ख्याल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान और अरमला, आप लोगों ने तो इतनी दुखी कहानी जो है ऐसी तस्वीर पेंट कर दी कि वाकई में और मजीद दुख में इजाफा हो गया। और वाकई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 की तो अच्छी टीम है, कम से कम T20 में पिछली दफा जो हमने दौरा किया था न्यूजीलैंड का 2018 में, तो हमने दोनों T20 जीते थे और इस मर्तबा उल्टा हिसाब हो गया। जिस तरीके से हम हारे हैं, अगर आप हारते हैं इमरान तो फाइट करके हारे, दुख नहीं होता, लेकिन एकतरफा मुकाबले के बाद आप तश्तरी में रखकर मैच दे दें तो फिर दुख जरूर होता है। और आप देख जो है पाकिस्तान की इस मासूम कारकर्दगी को तनकीद का हदफ बना रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ टीम का इंतखाब जो है वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर होगा। वो कहते हैं ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर होता है। अगर आपकी नियत सही नहीं होगी तो यही नतीजा आएगा। आप देखिए रिजवान से किसने कहा है कि आप इनिंग्स ओपन कराएं? शान मसूद गया हुआ है, उसको आपने पाकिस्तान की शाहीन से खेलने के लिए भेज दिया। शान मसूद ने तो PSL में मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी की थी, बहुत अच्छा बैट्समैन है। जब बाबर आजम अनफिट हो गया है तो आपको एक सीजन कैंपेनर की जरूरत थी। शान मसूद आता, हफीज ने देखे परफॉर्म किया ना, तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। आप नौजवान खिलाड़ियों को चले चांस दे। रिजवान को आप किस खुशी में ओपनर बना रहे हैं? 22 डॉट बॉल्स खेली है कल पाकिस्तान ने, जो 6 ओवर्स का पावर प्ले होता है। पावर प्ले में तो बैट्समैन रन्स के अंबार लगाते हैं। ऐसा लग रहा था हमारे बैट्समैन बस गेंद को मैदान से क्या बल्कि न्यूजीलैंड से बाहर फेंकने की कोशिशों में मसरूफ है, जिसकी वजह से अभी आपने बैटिंग ऑर्डर की बात की कि हमें शान मसूद को यूटिलाइज करना चाहिए था। बॉलिंग भी कुछ इतनी अच्छी नहीं रही। अगर हम बैटिंग की बात करें, शादाब खान की कैप्टनसी थी, बाबर आजम इंजर्ड थे, ओवरऑल कैप्टनसी को देखा जाए वो कैसी थी, और इसके साथ साथ ये जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों मामला कुछ खराब रहे। टीम मैनेजमेंट है वो 3 हैवी वेट्स पर मुश्तमिल है। 3 हैवी वेट्स पर मुश्तमिल है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट। आप देखें उसमें मिसबाह उल हक है, उसमें वकार यूनुस खान है, और उसके बावजूद बॉलिंग देखें, वेवर्ड बॉलिंग, किस तरीके की बॉलिंग की है, और फील्डिंग देखें, फील्डिंग का स्टैंडर्ड हर शोबे में पाकिस्तान बिल्कुल। बाज लोग तो ये कहते हैं कि 14 दिन का क्वारंटीन था, मानते हैं कि 14 दिन तक ये एक तरह से कैद तन्हाई में रहे, उसके असरात जहनी तौर पर तो होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, लाखों रुपए लेते हैं आप T20 खेलने के, तो आपको तो परफॉर्म करना चाहिए ना। आप फाइट करके हारे, कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, लेकिन आप यकतरफा मुकाबले के बाद हारे तो इसी तरह से आपके खिलाफ
ली जाती रहेगी। बेसिक फैक्टर क्या रहा? कुछ लोगों ने कहा ये कौन है जो मशवरा दे रहा है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करो। दूसरा, कैप्टेंसी के हवाले से सीरियस क्वेश्चंस रहे, बाबर आजम नहीं थे। पिचेस के हवाले से शादाब ने अपने फाइनल रिमार्क्स में कहा जी पिचेस समझ नहीं आई, विकेट्स नहीं थी। विद दैट ही सेड आवर ओपनर्स वर न्यू। सो और मेरा जो पॉइंट है 4 पॉइंट्स के बाद वो कोचिंग के हवाले से भी है। बेसिक फैक्टर क्या रहा मिर्जा साहब जिसने हमें इस मैच तक पहुंचाया न्यूजीलैंड में? के खिलाड़ियों का इंतखाब जो है वो दुरुस्त अंदाज से नहीं किया। आपने रिजवान को मेकशिफ्ट ओपनर बना दिया। रिजवान जो है वो मिडिल ऑर्डर में खेलता, और आप सोने पे सुहागा, ये सरफराज अहमद गया हुआ है टीम के साथ, वो बाहर बैठा हुआ है। वो इतना सीजनड है, 2008 से खेल रहा है, आप उसको चांस दें, ठीक है, आप उसको एज एन ओपनर ट्राई करें। तजुर्बे का नेमुल बदल नहीं होता, हाफिज ने प्रूव किया। लेकिन बजाय इसके कि हम किसी और कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज करें, हम वही रूटीन पर तजर्बात पे तजर्बात कर रहे हैं। 11 रुकनी टीम में जो तजुर्बे किए गए इमरान, उसका पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ा। आप सही कह रहे हैं, शादाब खान को अभी कप्तानी का मटेरियल नहीं है, बहुत वक्त लगेगा उन्हें सीखने में। शादाब खान आपको बता दूं मियां वाली में पैदा हुए और पिंडी वो शिफ्ट हो गए थे। तो मिसबाउल हक नियाजी वो भी मियां वाली में पैदा हुए। मिसबाउल हक के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है शादाब खान के लिए, लेकिन 2017 में वो आए, अभी कप्तानी उनको सीखनी पड़ेगी। मैं तो हैरान होता हूँ सरफराज को, जो 2 साल तक पाकिस्तान की टीम को T20 की आलमी रैंकिंग में नंबर 1 रखा हुआ था, उसको आपने बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका। ये तजर्बात पाकिस्तान क्रिकेट को अगर ये इसी तरह से मैनेजमेंट के मिसाइल चलते रहे, फेवरेटिज्म चलता रहा, तो वो वक्त दूर नहीं है जब हमने देखा था कि एक पॉइंट आया था और पाकिस्तानी टीम का इतना मेजर डाउनफॉल आया था कि हमें संभलने में इतने साल लग गए थे। तो क्या लगता है मैनेजमेंट को इस बात पे गौर फिक्र करने की जरूरत है, चाहे वो टीम सिलेक्शन हो, कोचिंग हो या दीगर मामलात हो? हमें सीरियसली देखना पड़ेगा। चाहे अब चूंकि T20 में हम नंबर 1 रैंकिंग पे रहे हैं, तो हम उसमें भी अगर परफॉर्म नहीं करें तो ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। अरमला, ये मैनेजमेंट को सोचने की बात नहीं है, बल्कि जो लोग मैनेजमेंट को लगाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान, ये उनके सोचने की बात है कि किन लोगों को वो लेकर आते हैं। अब मोहम्मद वसीम को उन्होंने चीफ सेलेक्टर बना दिया, वो डच नेशनल है, उनका कोई इतना तजुर्बा नहीं है। मोहम्मद वसीम के अंडर बासित अली, मोहम्मद वसीम के अंडर अब्दुल रज़ाक, उनके अंडर फैसल इकबाल काम करेंगे। तो आप ऐसे राइट मैन फॉर द राइट जॉब लाएं, मेरिट पर आप लोगों का इंतखाब करें, तो कोई वजह नहीं। बड़ा टैलेंट है, स्ट्रीट क्रिकेट से लड़के आते हैं और छोटे छोटे शहरों से लड़के आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट की। अच्छा, वी हैव कम टू नो कि कुछ जो डाइट प्लान्स है वो भी हमारे प्लेयर्स ने फॉलो नहीं किया, और ऑब्वियसली जो उनकी प्रैक्टिस हो तो डिस्टर्ब रही है। इस पे भी आप कमेंट करते चलें, लेकिन विद दैट पिक्चर अभी बाकी है, दौरा खत्म नहीं हुआ, और उसके साथ साथ ये भी है कि मैचेस एंड क्रिकेट भी आगे चलनी है। क्या करें इमीडिएटली वहां पे रहते हुए, क्या करें मिर्जा साहब जिससे बेहतर रिजल्ट्स हम लें? जीत हार खेल का हिस्सा है। रीग्रुप करें। कल में एक वीडियो आई है वहां से, हैमिल्टन में रात को एक पाकिस्तानी फैमिली के घर, आपने जो डाइट की बात की, खाना खाने गए, वहां निहारी बिरयानी, वो खातून की आवाज आ रही थी, ये भी लें। तो निहारी बिरयानी जब खाएंगे आप, तो फिर आपका यही हाल होगा ना पाकिस्तानी। और मेहमान नवाजी भी आपको पता है पाकिस्तानी कैसी करते हैं वहां पर। तो हाँ, लेकिन इमरान सबसे जो लम्हे फिक्रिया है वो बाबर आजम, मुझे नहीं लग रहा कि जो 26 दिसंबर से पहला टेस्ट शुरू हो रहा है वो खेलेंगे, क्योंकि वो 12 दिसंबर को अनफिट हुए थे और 13 दिन का डॉक्टर्स ने उन्हें कहा है कि 13 दिन तक वो बल्ला नहीं पकड़ सकते। 25 दिसंबर को वो जो बल्ला पकड़ने के काबिल होंगे तो कैसे खेलेंगे? मुझे डर लग रहा है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में भी बाबर आजम के ना होने की वजह से। और इन केस हम अगर प्रेशर में आके, मीडिया प्रेशर में आके बाबर को खिला लेते हैं तो ये डेफिनेटली बाबर के लिए ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया। इस वक्त दुनिया के उन बैट्समैनों में शामिल है जो वनडे, T20 और टेस्ट के इब्तिदाई टॉप 5 बैट्समैनों में शामिल है, और हमारा ये टैलेंटेड प्लेयर है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट क्या फैसला करती है। मिसबाह उल हक नियाजी की पॉलिसी से आप मुतमईन नजर नहीं आते मुसलसल जब आप बात करते हैं, और अभी तक कुछ हौसला अफजा उसके रिजल्ट भी सामने नहीं आया। एवरी टाइम वी हैव एन एक्सक्यूज फ्रॉम मिसबाह साइड। कभी वो कहते हैं कोविड है, कभी वो कहते हैं फिटनेस ना होना गेम का हिस्सा है, रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं। क्या ये प्रेशर है इस वजह से जैसा उनका करियर चला, या वजह कुछ और है, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी के इश्यूज हैं मेरे साहब? देखिए इमरान मिसबाह बहुत जबरदस्त किस्म के प्लेयर थे, बड़े जबरदस्त कप्तान थे, लेकिन एज अ हेड कोच, एज अ चीफ सेलेक्टर, एज अ बैटिंग कंसल्टेंट वो बुरी तरीके से नाकाम रहे। लोग ये कहते हैं कि उन्होंने नेपोटिज्म को फरोग दिया। जो भी खिलाड़ी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, इस्लामाबाद यूनाइटेड या फैसलाबाद का था, मिसबाह उल हक ने उसे ज्यादा अहमियत दी क्योंकि वो इन टीमों की जानिब से खेले। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी कहीं का भी हो, अगर वो अच्छा खेल रहा है, पाकिस्तान के परचम के लिए खेल रहा है ना, उसको मौका
मिलना चाहिए। मिसबाह उल हक ने बड़ा मायूस किया, खुद क्रिकेट कमेटी में शामिल थे जिसने मिकी आर्थर की छुट्टी की और खुद वो हेड कोच बन गए और तीनों ओहदे उनको पहना दिए गए और उन्होंने इससे पहले कोचिंग ठीक है। और मिर्जा वन लाइनर टाइम कम है, शादाब की सूरत में वी कुडंट फाइंड अ गुड कैप्टन, फ्यूचर कैप्टन नहीं मिल सका। बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी उन्हें सीखने में वक्त लगेगा। 2017 में तो वो आए, अभी वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। कल तो खुद को सीनियर प्लेयर कह रहे थे, बीइंग सीनियर प्लेयर वो कह रहे थे कल। हाँ, वो सीनियर प्लेयर 2017 में आए, कोई उनसे पूछे ना, लेकिन वो मिसबाह उल हक क्योंकि उनके मिसबाह उल हक के फेवरेट हैं, तो मिसबाह ने उन्हें वाइस कैप्टनसी के लिए जो रेकमेंड किया। मिर्जा थैंक यू सो मच, आपका बहुत ही जबरदस्त किस्म का क्रंची मजा आता है वैसे एनालिसिस सुन के। शादाब वैसे कल अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में कह रहे थे बीइंग सीनियर प्लेयर आई हैव द रिस्पांसिबिलिटी। मुझे लगा 2017 से सीनियर ओके बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। लेकिन चले जी, उम्मीद करते हैं कि आखिरी मैच में कुछ बेहतरी हो, परफॉर्मेंस हो जाए। अभी ब्रेक लेंगे। गेम है, हार जीत हिस्सा है। हाँ, it's okay। हम इसी पे इत्तेफाक करते हैं, ब्रेक लेते हैं। मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मंग ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। ये है सिंगिंग सेंसेशन साद नासिर और ये सोशल मीडिया पर वायरल हुए और हमने सोचा एक्सप्रेसो में अपने नाज़रीन से इनकी मुलाकात करवाई जाए। कितना खूबसूरत गाना है। इन्होंने जो गाया वो भी वायरल हुआ ही, और जिस चीज को ये गा रहे हैं वो तो अपने वक्त पे बहुत ही वायरल हुई थी। आपको याद है ना जब दानिश मरा था, पूरी कौम रोई थी और उस पर मीम्स भी बनी थी। खैर हम इसकी बात नहीं करें, हम फिल वक्त बात करें जबरदस्त से सिंगर की जिसका नाम साद नासिर है। और इन्होंने अपने इस एक क्लिप से जो इन्होंने रोड पे चलते हुए किसी ने इनकी वीडियो रिकॉर्ड की और वो सारी दुनिया के अंदर वायरल हुआ, मिलियंस ऑफ लोगों ने उसको देखा। और अभी भी जब भी ये कुछ गा के अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, लोग बहुत देखते हैं। बहुत छोटा सा बच्चा है, कम बोलता है, लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि जरा बात हो जाए साथ से। साथ क्या हाल है, कैसे हो? ठीक ठाक हूँ। साद, आपकी तैयारी से तो लग रहा है आज आप फुली प्रिपेयर्ड होके आए हैं कि आज आपने बहुत सारे गाने सुनाने हैं ना? जी। अच्छा साद, हमें सबसे पहले अपनी रूटीन बताओ, क्या क्या करते हो दिन में? सुबह उठने के बाद शाम तक, रात तक क्या क्या करते हो? अब तो पहले मैं सुबह उठता था, काम से जाता था मैं अपना ड्राइंग बुक बेचने। सही। जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ मेरा काम धंधा छूट गया है। हाय हाय, क्यों काम धंधा क्यों छूट गया? किसी में भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मतलब इस फील्ड में आने के बाद तो स्टार बन गए हो ना, तो ये भी तो एक काम धंधा ही है, बड़े पैसे मिलते हैं इसके। तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई आपको तकलीफ वगैरह नहीं मिली जिसमें जाके आप गाओ और लोग आपको पे करें उसके बदले में, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं। वाली साहब बीमार है मेरे। अच्छा, ठीक है ठीक है। चले, हमें पता चला है कि वो डायबिटिक हैं, शुगर के मरीज हैं। चले साथ, इसमें हम कोशिश करेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपको सपोर्ट भी करें। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? बिल्कुल साथ, मैं जानना चाहूंगी कि आपको गाने का शौक कैसे हुआ, मतलब आपको कैसे अंदाजा हुआ कि आप गाना गा सकते हो और इतना अच्छा गाना गा सकते हो? मेरी अंकल ने वीडियो बनाई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा गाता हूँ। फिर मेरी वीडियो वायरल हुई, मैं गाने लगा तो मुझे भी अपनी आवाज अच्छी लगी थी। आप हमें ब्रेक में बता रहे थे कि आपने इस मेरे पास के अलावा आपको एक और गाना भी राहत साहब का याद है, जरूरी था, जो बड़ा मशहूर गाना है, तो अगर याद है तो हमें जरा वो सुनाइए ना, फिर मजीद आपसे गपशप लगाते हैं। सही है, सुनाइए। लफ्ज़ कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जला होगा, तूने जब फोन किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी
आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवा पे आरज़ू करते, मगर उन्हें आरज़ुओं का बिछड़ना भी अरे क्या बात है, क्या बात है। ओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी, महज बातें। साथ बहुत अच्छा गा रहे हो, ऐसा दिल करता है कि गाते रहो, हम सुनते रहें, क्योंकि आप स्टूडियो में भी नहीं हो, दूसरे स्टूडियो में हो, कराची से हमारे साथ बराह रास्त हो, तो जाहिर बात है थोड़ा उतना मजा हमें जब सामने बैठोगे तो शायद ज्यादा आएगा। मैं पूछना चाहूंगी साथ, ये बताओ कि सिर्फ राहत साहब को ही क्यों गाते हो? आई विश कि वो आपको इस वक्त सुन रहे होते तो उन्हें पता लगता कि आप कितने फिनोमिनल किस्म के सिंगर हो। क्या पता सुन रहे हो? एग्जैक्टली। साथ मुझे ये बताएं क्यों जी। मैं सारे अली बग्गा को भी गा लेता हूँ और अपना नसीबो लाल को भी। अच्छा, बग्गा का कौन सा गाना याद है? बग्गा का कोई अच्छा सा गाना सुनाए। दीवानगी, हाँ? बेवफा तेरी दीवानगी सुनाइए, जल्दी से सुना दे। साथ जितना दिल कर रहा है ना हमारा गाना सुनने का, जल्दी से। पहले था चुराया जो घर था फिर बनाया, जो दिल वही क्यों तोड़ भी दिया है, दर्द ये उठाया जो मुश्किलों से पाया, जो फिर उसी को छोड़ भी दिया है, लगा गले जुदा किया, तो ही बताए कैसी है दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी। अरे क्या बात है, इतने हाई नोट्स पे कितने, बहुत खूबसूरत, फुल एनर्जी लगा रहे हैं। He is unstoppable। इतने हाई नोट्स को, इतने ऊपर जो खरज है उसको कैसे निभा लेते हो। अल्लाह आपको जिंदगी दे। साथ के तुमको मेरा का दिल करेगा के क्या मिला है ये बता मुझे, ये बता मुझे, है नाराजगी कैसे दिल से तेरे। ओके साथ, थैंक यू वेरी मच। टाइम हमारे पास कम है बेटा, नहीं तो हम चाहते थे आप गाते रहे और हम सुनते रहे। इंशाल्लाह आपको बराह रास्त भी, आई मीन स्टूडियोज के अंदर भी हमारे सामने बिठा के भी सुनेंगे। वैसे तो आप लाइव ही हैं हमारे साथ। और एक बात जो हम इनके जाने से पहले करना चाहते हैं कि जितने भी मुखैर हजरात हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें देख रहे हैं, ऐसे बच्चों को प्लीज कम से कम राशन की हद तक, उनके घर की हद तक सपोर्ट करें। एग्जैक्टली, ताकि वो इस बेसिक नेसेसिटी से निकलकर इस तरह के टैलेंट को हमें प्रमोट करने की जरूरत है। चाहे वो म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, ये बच्चे जो हैं इतना अच्छा गाते हैं, अगर इनकी आवाज को थोड़ा सा रिफाइन किया जाए तो ये पान का नाम रोशन कर सकते हैं, और बेहतरीन सिंगर बन सकते हैं। इनको पढ़ाया जाए, इनको एजुकेशनल सपोर्ट दी जाए, सोशल सपोर्ट, हर तरह की सपोर्ट दी जाए ताकि ये बच्चे आगे बढ़ सकें। एक्सप्रेसो इज विद यू, वी आर विद यू। थैंक यू वेरी मच साथ, बहुत शुक्रिया और बहुत मजा आया। और हम इस बात पे खुश हैं कि मेरे पास तुम हो। इसी नोट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ओवर टू यू खुशी। हाय, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? आज मंडे है तो आज मैं फुल बॉडी की कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी। 2 मिनट्स वार्म अप, देन स्टार्ट द वर्कआउट। फर्स्ट एक्सरसाइज, आपको एक डंबल चाहिए होगा। वी गोना डू स्विंग्स विद स्क्वाट्स। ठीक है। स्विंग्स विद हिप हिंज एंड स्क्वाट विद ओवरहेड स्नैचेस। ठीक है। सॉरी, स्विंग्स एंड स्नैचेस, स्विंग्स and snatches. Okay, second exercise is on the floor. ठीक है। आपने डंबल सामने रखना है, आर्म डिस्टेंस होगा, क्रॉल पोजीशन में आना है, and tap tap stomach in, breathe out. और ये कितने सेट्स होंगे खुशी? 3 sets, 15 reps. And third exercise is on the ground as well. आपने V hold करना है और shoulder presses करने हैं इसमें। ठीक हो गया, shoulder presses. Fourth exercise is V-ups. जैसे हम खुशी को बताते हैं, खुशी टाइम कम है, खुशी हमें मुश्किल और तेज एक्सरसाइज बताती है कि आप बताओ। टाइम
Guys, these are the 4 exercises. आपने 30 reps करने हैं और 4 rounds, 3 rounds करने हैं. If you're very good, then 4 rounds. ठीक है? Okay, perfect. Thank you very much खुशी, बहुत शुक्रिया. पोल रिजल्ट्स यस, आपको हमने पूछा था कि क्या पीडीएम हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो पाएगी. थोड़ा सा ज्यादा ही सख्त किस्म का सवाल था हमारा, जिस पे आपने सख्त किस्म के जवाब दिया. आपने कहा नहीं. 65% ने कहा कि नहीं. 22% सेज यस. 22% का ख्याल है कि शायद पीडीएम की तहरीक कामयाब हो जाएगी, जबकि आज सबसे ज्यादा 13% लोगों ने इज़हार लाताल किया. उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता. बस हमें नहीं पता. बहुत सारे लोग इसीलिए कहते हैं हम खबरें नहीं देखते जी, टेंशन होती है. हाँ, वैसे बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हम न्यूज नहीं देखते, पैनिक होते हैं. अभी हम अपने देखने वालों से इजाजत लेंगे. आपसे हमारी मुलाकात होगी कल. जाते जाते एज यूजुअल कोरोना के हवाले से मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, एसओपीज को फॉलो करना है, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है और आपने बहुत सारा ख्याल रखना है अपना भी और अपने इर्द गिर्द वाले घर वालों का भी. तो ख्याल रखें. हमारी आपसे मुलाकात होगी कल. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.